Hello, guys. Once again, I am back with your chapter number 2 of Economics, Social Science, class 10th. Your chapter name is Sector of the Indian Economy. सबसे पहले जब हम चैप्टर पढ़ने की बात करते हैं तो हम सेक्टर की बात इसमें आई, तो सेक्टर होता क्या है? Pupils are engaged in different economic activity producing either goods and services when we group them on the basis of similar activities. तो जब बहुत सारे लोग एक या कई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज का उत्पादन करते हैं, इन्हीं सब को जब हम एक ग्रुप में अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं, इनको उसमें ग्रुप में बना देते हैं, तो उसे हम सेक्टर्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेक्टर्स, इसको हमने इकोनॉमी को समझने के लिए सेक्टर्स बनाए हैं और उन सेक्टर्स को भी डिफरेंट बेस पे बनाया है। जैसे कि पहला है बेसिस ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर है। सेकंड है हमारा वर्किंग कंडीशंस के बेस के ऊपर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसके बाद में बेसिस ऑन ओनरशिप, इसमें पब्लिक सेक्टर है और आपका प्राइवेट सेक्टर है, जिसको हम आगे इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम आते हैं, बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो है, जो भी लोग काम करते हैं वो है गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए जो विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसके अंदर जो है आपका एग्रीकल्चर आता है, आपका डेयरी आता है, फिशिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है, पोल्ट्री फार्म्स आते हैं, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। सेकंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है अलग वे से, अलग तरीके से, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से। इसको हम जो इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेनली जो सारा का सारा जो काम होता है वो किसकी हेल्प से होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से ही सारा काम करते हैं। जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन की हेल्प से जब हम एग्रीकल्चर फार्म से हम उठा करके लाते हैं शुगर केन को और उससे हम शुगर बनाते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ले जा करके, तो ये हमारा काम क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है ये। इसके बाद में थर्ड है आपका टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर में है, ये टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सर्विसेज जो कि दोनों प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करती हैं। इस प्रकार की सर्विसेज यहाँ पे होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, स्टोरेज है, और इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये इनका मोल जो इसका जो पूरा काम है वो सर्विसेज जनरेट करना ही होता है। इसमें टीचिंग, डॉक्टर सब आ जाते हैं। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, आप इसको कंपेयर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर दैट फाइनली रीच टू द कंज्यूमर, यानी जो जनता के पास में लास्ट में अंत में जो पहुंचती हैं, उन सभी गुड्स और सर्विसेज को हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। इसके बाद में इंटरमीडिएट गुड्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो चीज़ें हम यूज करते हैं किसी भी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए उनको। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, बिस्किट के लिए, बिस्किट में आपको जो है फ्लोर की आवश्यकता है, ऑयल की आवश्यकता है, आपको जो है सूजी लग सकती है, आपको जो है शुगर की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब से जो आप है बिस्किट को बेक करते हैं, बेक करने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, और जब मार्केट में आता है तो हम उसको फाइनली बिस्किट
के रूप में काउंट करते हैं, उसकी वैल्यू जो है बिस्कुट की वैल्यू को ही हम काउंट करेंगे अपने जीडीपी में, ना कि सभी चीज़ों का जो जो इसके अंदर काम में ली गई हैं, जो ऑयल, शुगर, फ्लोर, ये सब चीज़ें जो हमने यूज़ किया है, इनकी हम कोई भी कीमत जो है जीडीपी में यूज़ नहीं करेंगे। जीडीपी क्या होती है मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ द all final goods and services produced in three sectors in a particular year within the country। एक कंट्री के अंदर किसी भी एक समयावधि में किन तीनों ही प्रकार के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर किसी भी जो फाइनल गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फाइनल वैल्यू होती है उस गुड और सर्विस की, उसको हम इसमें टोटल करते हैं, वो हमारी जीडीपी होती है। फिर जब हम किसी भी डेवलप कंट्री की हिस्ट्री देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर जो था मोस्ट डोमिनेंट सेक्टर था, देन सेकेंडरी सेक्टर हुआ, और फिर फाइनली बाद में टेरिटरी सेक्टर जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया के अंदर में भी ऐसा ही है। तो इंडिया में आज जो टेरिटरी सेक्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आज सबसे अधिक जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला काम यही कर रहा है, और जीडीपी में भी इसका सबसे अधिक योगदान रहता है। पहले हमारी जो मोस्ट पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर्स में लगी हुई थी, लेकिन और उसका जो था सब जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान भी होता था। आज जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है टेरिटरी सेक्टर का होता है, ना कि प्राइमरी सेक्टर का। तो ड्यू टू द प्रोविज़न ऑफ बेसिक सर्विसेज टू द पीपल, इसका इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ी है? बेसिक सर्विसेज का जो प्रोविज़न जो हुआ है बहुत तेज़ी से जो बढ़ा है, उसमें डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी हमको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और इससे बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिला है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर लीडिंग टू टेरिटरी सेक्टर, जो आपका जो डेवलपमेंट होता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, वो ऑटोमेटिकली ही टेरिटरी सेक्टर है उसको डेवलप करता है। जैसे उसको रिक्वायरमेंट, अगर प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में अगर गुड्स प्रोड्यूस होंगी तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होगी, उनको स्टोरेज की आवश्यकता होगी, और ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं और जो अदर सर्विसेज हैं ये सभी आपको सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करेगा, तो ऑटोमेटिक ही सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ करेगा। राइज इन इनकम लेवल, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो उस इनकम का यूज़ विभिन्न प्रकार की सर्विसेज लेने में करेंगे। जैसे मान लीजिए इनकम बढ़ती है, शॉपिंग करने जाएगा आदमी, घूमने के लिए जाएगा, कहीं ना कहीं वो खाना खाने बाहर जाया करेगा, तो ये सब चीज़ें करने के लिए उसे क्या चाहिए? फिर अगर ये सब चीज़ें चाहिए तो उसे सर्विसेज भी चाहिएंगी। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो आना जाना ये सब करेगा। फिर वो कहीं घूमने जाता है तो उसके लिए उसको सर्विसेज चाहिए। अगर वो खाना खाने जाता है तो उसके अंदर उसको होटल में खाना चाहिए, साथ में सर्विस चाहिए खाना, ये सब सर्विसेज जो है अपने आप ऑटोमेटिक ही ग्रोथ करती हैं लोगों की इनकम बढ़ने के साथ में। इसके बाद में अभी आपने देखा है कि बहुत तेज़ी से जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें डेवलपमेंट हुआ है, और एक न्यू सर्विसेज जो है इनके बेस के ऊपर इंट्रोड्यूस्ड हुई है, न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के अंदर। इसमें आपका इंटरनेट कैफ़े है, एटीएम्स हैं, आपका और कॉल सेंटर्स हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, हार्डवेयर सेक्टर है, तो ये सब के अंदर आपका जो है देखने को मिलता है कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है और सर्विसेज आपको मिल रही हैं, तो इससे भी सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट की बात जब हम करते हैं तो service sector in India employ different kind of people, but not all the services sector in growth equal level। सर्विस में जो डिफरेंट काइंड के जो पीपल हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हुआ है, लेकिन आज भी जो हमारे तीनों ये सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
जो आपका टेरिटरी सेक्टर है, इसमें इक्वली ग्रोथ नहीं हुई है। ए लार्ज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर हैज़ कंपनी इज विच आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। बहुत बड़ा जो कंपनीज है उनका जो है ऑर्गेनाइज नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और इससे उन जो वहाँ के जो लोग हैं जो है एम्प्लॉय हुए हैं, वो बहुत उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो पुअर कंडीशन में रह रहे हैं। GDP contribution is shift has टेकन प्लेस फ्रॉम प्राइमरी टू टेरिटरी। जो पहले जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता था वो प्राइमरी सेक्टर का होता था, फिर सेकेंडरी सेक्टर का हुआ, आज टेरिटरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो इतना नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसीलिए जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की इंडिया में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने होंगे। इसमें पहले प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, तो उसमें डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर किसी के पास में काम, दिस इज़ द सिचुएशन इन विच ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड। सबके पास काम है लेकिन फिर भी सबको पूरा पूरा काम नहीं है। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, जैसे एक खेत है जिसके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें से 2 लोग अगर काम नहीं करेंगे तो 3 लोग भी उस पर काम करके उतना ही उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन बाकी बचे हुए 2 लोगों के पास में और कोई काम नहीं है, इसलिए वहाँ पे इन 5 लोगों को इकट्ठा काम करना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। तो वो जो 2 लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वास्तव में वो अनएम्प्लॉयड है, इसलिए डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलेंगे। ऐसा मोस्टली गाँव में देखने को, रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द कंडीशन इन विच पीपल हैव नो वर्क टू डू, दे आर एबल टू डू वर्क एंड आल्सो विलिंग टू डू वर्क, बट देयर इज़ नो वर्क फॉर देम। तो यहाँ पे जो है किसी के पास में काम करने की इच्छा शक्ति, काबिलियत सब कुछ है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ऐसा मेनली गाँव में देखने को मिलता है, साथ ही साथ में इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, और ऐसा इसलिए होता है कि जो गाँव से, जो विलेज से है, जो जॉब के सर्च में बहुत सारे लोग सिटीज़ में आ जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें वहाँ काम नहीं मिलता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये एक इस तरीके की सिचुएशन है, इसके अंदर एम्प्लॉयड पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ। जितना उनमें कैपेबिलिटी है उससे कम वो इसमें कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, उन्हें काम कम मिल पाता है। जैसा कि एक प्लम्बर है, प्लम्बर को प्रॉपर काम नहीं मिलता है, एक इलेक्ट्रीशियन है उसे प्रॉपर पूरे दिन काम नहीं मिलता है। पूरे दिन में कोई थोड़ा बहुत देर के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए काम मिल गया, वो पूरे दिन काम कर सकता है, लेकिन उसके पास क्योंकि काम नहीं है इसलिए वो केवल पार्ट टाइम काम कर पाता है, थोड़ा थोड़ा काम कर पाता है। तो ऐसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर वर्क नहीं मिल रहा है जिन्हें, तो उनको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखते हैं। इसके बाद अदर है, देर आर डिफरेंट वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट सच। हम जो है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से, उसमें नंबर 1 है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है फैसिलिटीज़, किसकी, इरिगेशन की, लोन की फार्मर्स को, जिससे कि क्या होगा, वो लोग अपने खेतों पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगेंगे और उनकी ग्रोथ होगी, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उसके अलावा आइडेंटिफाई करें, प्रमोट करें और लोकेट करें नए नए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको आगे लाएं, जो ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उनको डेवलप करें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, तो इससे भी जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बाय ओपनिंग द कोल्ड स्टोरेज, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो उसके बाद में जो है कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएँ, जिससे बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी, उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होगी, तो ये भी आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसी के साथ ही साथ में हनी कलेक्शन सेंटर, जो फॉरेस्ट एरिया है विलेज में, वहाँ पे हनी कलेक्शन सेंटर्स खोले जा सकते हैं और इससे भी रोज़गार आदिवासी क्षेत्रों में बनेगा।
इसी के अलावा हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसके लिए एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट आदि टीचर्स आदि की आवश्यकता होगी, तो उनके लिए रोज़गार मिल सकता है। हेल्थ सेक्टर्स में जो है आज सभी के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उनको जो है डॉक्टर्स, नर्सिंग, इस क्षेत्र में आपका एमआरस हैं, इन सब के अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। टूरिज़्म सेक्टर है, आज लोगों के पास में इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे वो लोग एंजॉय करने के लिए, टूर करने के लिए बाहर जाते हैं, विजिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो टूरिज़्म सेक्टर को डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। इसी के अलावा एक और है लास्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ लाइक राइट टू वर्क। और जो राइट टू वर्क एक ऐसा काम है कि काम का अधिकार, इसका इम्प्लीमेंटेशन करके भी रोज़गार दिया जा सकता है, जैसा गांव में दिया जाता है, जो हम इसमें देखेंगे नरेगा और मनरेगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें आपको अधिकार मिलता है, गवर्नमेंट ने इसको पहले पोरेस्ट ऑफ पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में 200 में इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद में इसे एक्सटेंड किया और आज ये देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंटेड है। इसके अंदर जो है आपको 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है सरकार। जो भी आदमी इंसान काम करने के काबिल है और जिससे काम की आवश्यकता है, तो ऐसा लोग सरपंच के पास गांव में जाए और बोले जी ला भाई सरपंच मुझे तो काम चाहिए, काम दो, तो उसे काम मिलेगा 100 दिन के लिए, एक साल में काम ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं देता है गवर्नमेंट, अगर फेल होती है काम देने में, तो क्योंकि उसका काम का अधिकार है, तो ऐसे में उसको गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस उसे घर बैठे मिलेगा अगर उसे रोज़गार नहीं देती सरकार। तो इसके तहत लगभग 1/3 जॉब्स जो हैं वो केवल और केवल वीमेंस के लिए ही रखे गए हैं इसके तहत। अगला आता है सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। जो वहाँ के जो वर्किंग कंडीशन है उसके बेस के ऊपर इसका डिवीज़न किया गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जहाँ पे रेगुलर आपको काम मिलता है, आपको रजिस्टर्ड होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें रूल एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होता है या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है, उनको पेड लीव मिलती है, पेमेंट अच्छी मिलती है और ओवर टाइम की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, प्रोविडेंट, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट्स, मैच्योरिटी लीव, मैटरनिटी लीव, ये सारी चीज़ें इनको मिलती हैं, जिससे इनकी जो स्थिति होती है यहाँ पे काम करने वालों की, वर्कर्स की, वो अच्छी होती है। इसी के साथ में जो दूसरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट होती हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। ये कंट्रोल नहीं होता इन पे गवर्नमेंट का किसी प्रकार का भी, यहाँ पे रूल रेगुलेशन भी फॉलो नहीं होता, लो वेजेस मिलते हैं, इरेगुलर जॉब होती है, इसमें ओवर टाइम की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, हॉलीडेज़ नहीं होते हैं, आप अगर बीमार हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई ग्रेजुएटी, पीएफ एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। इनका जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनको प्रोटेक्शन की नीड होती है। ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्शन की नीड होती है, किनको, जो इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनका शोषण किया जाता है। इसके बाद में जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं, रूरल एरियाज़ में, उनको भी सपोर्ट चाहिए। उनको गवर्नमेंट जो है टाइमली डिलीवरी करे सीड्स की, एग्रीकल्चर इनपुट दे, इसके साथ साथ में लोन दे, क्रेडिट फैसिलिटी दे, स्टोरेज फैसिलिटी दे, मार्केटिंग आउटलेट्स दे। अगर ऐसा करेगी तो इस सेक्टर में लोगों में डेवलपमेंट होगा, उनकी इनकम लेवल बढ़ेगी और उनको थोड़ा सा जो है यहाँ पे उनका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ में जो वर्कर्स हैं अर्बन एरिया में, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं, जो कैजुअल वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में, उन सबको भी गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी प्रकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, उन्हें भी इस गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की, सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें लो वेजेस मिलते हैं, इरेगुलर जॉब मिलता है, उन्हें सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस करना पड़ता है। इसके साथ में अगला आपका सेक्टर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर एंड
प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो टोटली गवर्नमेंट का उसके ऊपर ऑन्ड होता है, जो ये गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्निंग इनका उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे जो है इनका उद्देश्य होता है पूरा पूरा पब्लिक वेलफेयर करना। गवर्नमेंट जो है टैक्सेस लगाती है और उससे जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको उठाती है। और इसके अंदर आपके आते हैं जो आपका रेलवेज़ हैं, आपका पोस्ट ऑफिस हैं, पुलिसिंग है, कोर्ट्स हैं, ये जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं गवर्नमेंट द्वारा, ये ट्रांसपोर्टेशन की हैं, तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो आपकी आती हैं वो आती हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है और नॉमिनल चार्जेस पे या एकदम भी फ्री इस तरीके से। तो ये पब्लिक सेक्टर था। इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है सारी की सारी जो एसेट होती है और जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होती हैं उनकी ओनरशिप जो होती है कि प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है या ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज़ के पास होती है। और इसका पूरा पूरा जो आपका मोटिव होता है वो अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट होता है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो ये कंपनीज़ होती हैं वो आपको जो भी सर्विस देंगे किसी भी इंडिविजुअल को, तो उससे मनी आपको पे करनी होती है। इसके अंदर आपको आएगा टिस्को, रिलायंस, इस तरीके की हैं। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये जो है आपकी कंपनी है। इसी प्रकार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो ये भी आपका है। तो इसके बाद में जो गवर्नमेंट अंडरटेक्स है वो उसको ऐसा सरकार को ऐसा करना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है कि जितने भी गवर्नमेंट को जो जितने भी हैवी स्पेंडिंग सेक्टर्स हैं जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इन सब को अंडरटेक करके ये सारी सारी फैसिलिटी ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके बाद में गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए फार्मर एंड कंज्यूमर को, है ना। और क्योंकि जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, ये फैसिलिटीज़ हर किसी को मिलनी ही मिलनी चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में इलिटरेट लोग हैं और जो इल न्यूट्रिटेंट लोग हैं जिनके पास में पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, जिनके पास में पूरी तरीके से एजुकेटेड नहीं है या अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उन सब के लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं। इसके बाद में जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ड्रिंकिंग वाटर, जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाए और जो पुअर लोग हैं उनके लिए हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाए। जो न्यूट्रिशन जो फूड हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो जो है पुअर लोगों के लिए वो भी अवेलेबल करवाए, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर था। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ लास्ट में कि जो आपकी एक एक्टिविटी है, एक जो आपकी कोई भी गतिविधि है, वो जहाँ एक सेक्टर में आती है वहीं दूसरे सेक्टर में भी वही गतिविधि आ सकती है। जैसे टिस्को एक कंपनी थी जो कि आपकी पब्लिक सेक्टर के अंदर ना होते हुए प्राइवेट सेक्टर में है, जहां वो ओनरशिप के बेस के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है, वहीं अगर हम ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखेंगे तो वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएगी। अगर हम उसको आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस के ऊपर देखेंगे तो वो है सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो इस तरीके से एक ही जो चीज़ है वो अलग अलग जो आपके सेक्टर्स हैं जो उनका क्लासिफिकेशन किया है उसमें अलग अलग जगह देखने को मिलता है। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे।